हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों आज हम हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों आज हम निबंध लेखन के विषय में जानेंगे। बच्चों निबंध एक ऐसी विधा है जिसके द्वारा हम अपने भावों को अपनी भाषा शैली में एक क्रमबद्ध एवं सुसंगठित तरीके से व्यक्त करते हैं। निबंध लिखते समय हमें निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए, जैसे कि निबंध का आरंभ और अंत आकर्षक होना चाहिए। निबंध में व्यक्त विचारों को दोहराना नहीं चाहिए। विराम चिन्हों का उचित उपयोग करना चाहिए। निबंध की भाषा रोचक, प्रभावशाली तथा सरल होनी चाहिए। निबंध की रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए। निबंध को प्रभावशाली तथा रोचक बनाने के लिए दोहों, मुहावरों, लोकोक्तियों तथा सूक्तियों आदि का प्रयोग करना चाहिए। आइए निबंध के भाग के बारे में जानें। निबंध को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया है। पहला है शीर्षक। निबंध लिखते समय यह जरूरी है कि निबंधकार शीर्षक का चयन बहुत सोच विचार कर करे। शीर्षक जहां तक संभव हो छोटा एवं आकर्षक होना चाहिए। दूसरा है प्रस्तावना। इसमें विषय का सामान्य परिचय तथा लेखक क्या कहना चाहता है इसका थोड़ा सा संकेत होना चाहिए। प्रस्तावना की भाषा कसी हुई और विचार गुथे हुए होने चाहिए। तीसरा है विषय वस्तु। इसके अंतर्गत निबंध में जिन जिन सवालों को आप उठाना चाहते हैं उन्हें क्रमानुसार एक एक अनुच्छेद में देते जाएं। इससे विषय के प्रतिपादन में पुनरावृत्ति नहीं होगी और सारी विषय वस्तु स्पष्ट हो जाएगी। और चौथा है उपसंहार। यह निबंध का अंतिम भाग होता है। इसमें लेखक अपना उद्देश्य और समस्याएं जो उसके द्वारा निबंध में उठाई गई हैं उनका संक्षेप में उल्लेख करते हुए अपना समाधान प्रस्तुत करता है। आइए कुछ निबंध पढ़ते हैं, जिसके लिए हमारा पहला विषय है समय का सदुपयोग। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। इस संसार में समय ही है जो कभी किसी के लिए नहीं ठहरता। इसे नष्ट करने वाला एक दिन स्वयं ही नष्ट हो जाता है। समय को धन से भी अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि गया धन तो कमाया जा सकता है परंतु बीता समय कभी नहीं लौटता। जीवन के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करने वाले मनुष्य ही अमर हो जाते हैं तथा महापुरुषों की कोटि में आते हैं। संत कबीर ने ठीक ही तो कहा है कि कल करने वाले काम को आज ही कर लो, आज करने वाले काम को अभी कर लो। यदि क्षण भर में प्रलय हुई तो कब करोगे। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी समय की महत्ता को भली भांति पहचानते थे। उनका मानना था कि जिसने समय की परख करना सीख लिया उसने जीने की कला सीख ली। किसी भी महान व्यक्ति की जीवनी उठाइए, आप उनके जीवन में समय का सदुपयोग पाएंगे। समय को परम हितैषी व निर्दयी न्यायाधीश माना जाता है। समय अपनी कद्र करने वालों की कद्र करता है, किंतु अपना अपमान करने वालों को कड़े से कड़ा दंड देने से भी नहीं चूकता। विद्यार्थी जीवन में तो इसका महत्व और भी बढ़ गया है। समय के सदुपयोग से जीवन में निश्चिंतता आती है। सभी कार्य भली भांति संपन्न होते हैं, जिससे चित्त भी शांत व प्रसन्न रहता है। संपूर्ण सृष्टि व प्रकृति प्रत्येक कार्य समय पर ही करती है। लाख चाहने पर भी आप किसी पौधे पर समय से पूर्व फूल नहीं उगा सकते या पतझड़ की ऋतु में नई कोपले नहीं उगा सकते। जब प्रकृति समय का पालन करती है तो हम क्यों नहीं करते। हमें भी समय की उपयोगिता को समझते हुए इसके एक एक क्षण से लाभ उठाना चाहिए, ताकि हमारी प्रतिभा का समुचित विकास हो सके। निबंध लेखन के लिए हमारा अगला विषय है नारी शिक्षा। माँ बच्चों की प्रथम गुरु होती है। बच्चा जन्म के बाद माँ की गोद से ही बहुत कुछ सीखना आरंभ कर देता है। इसलिए नारी की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। एक पुरुष के शिक्षित होने पर केवल एक ही व्यक्ति शिक्षित होता है, परंतु एक नारी के शिक्षित होने पर पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है, क्योंकि माता द्वारा किए गए व्यवहार का ही बच्चे अनुकरण करते हैं तथा उसी के अनुरूप आचरण करने लगते हैं। प्राचीन काल में भी स्त्रियां पुरुषों के समान सुशक्तित होती थी। वे कला, कौशल तथा वीरता में पुरुषों से कम नहीं थी। कैकेयी का राजा दशरथ के साथ युद्ध में जाना नारी वीरता का प्रमाण नारी वीरता का प्रमाण था। गार्गी, विद्योत्मा, सावित्री आदि अपने युग की विदुषी नारियां थीं। कवि तुलसीदास जी ने अपनी पत्नी से प्रेरणा प्राप्त करके श्री रामचरितमानस की रचना की थी। महाकवि कालिदास ने भी अपनी पत्नी विद्योत्मा से प्रेरणा प्राप्त करके कई महान साहित्यों की रचना की, जो कि संस्कृत साहित्य में विख्यात है। इन सभी बातों से प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में नारी पूजनीय थी तथा वह पुरुषों से किसी भी बात में कम नहीं थी। मध्यकाल आते आते नारी का स्थान पुरुषों की स्वार्थपरता के कारण न केवल गिर गया, बल्कि उसके अधिकारों पर कुंठाघात होने लगा।
उसका कार्य क्षेत्र सीमित हो गया। साहित्यकार भी नारी को दोषों की खान के रूप में देखने लगे थे। मध्यकाल में मुगलों ने नारी को अपमानित किया। नारी शिक्षा के लिए पर्दे का सहारा लेना पड़ा। यह सब देखकर समाज सुधारक नारी स्वतंत्रता के प्रयत्न करने लगे। आधुनिक युग में शिक्षा नारी के लिए वरदान सिद्ध हुई है। हम जिस आधुनिक नारी की कल्पना करते थे वह इससे पूर्णतः भिन्न है। नारी शिक्षा के लिए वरदान सिद्ध हुई है। शिक्षा ने नारी की सोई हुई भावनाओं को जगा दिया है। आज के महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों के उन्मुक्त वातावरण में रही नारी पुरुषों से किसी भी तरह कम नहीं समझी जाती। आज नारी विज्ञान, चिकित्सा, तकनीक, अदालत व बड़े बड़े कार्यालयों आदि तक पहुंच चुकी है। राजनीति का क्षेत्र भी इनसे अछूता नहीं है। आज देश के कई बड़े पदों पर महिलाएं कार्यरत है। आज प्रत्येक क्षेत्र में माता पिता अपनी कन्याओं को पढ़ाने के लिए पूरी तरह जागरूक हो चुके हैं। वे अपनी बेटियों को भी बेटों के समान शिक्षा प्रदान कराना चाहते हैं, परंतु ग्रामीण इलाकों में अभी भी इसका अभाव देखने को मिलता है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि नारी शिक्षा के प्रचार और प्रसार को गांवों तक पहुंचाया जाए तथा वहां की नारियों को भी पूर्णतः शिक्षित किया जाए। वर्तमान में नारी किसी भी तरह पुरुषों से पीछे नहीं है। नारियों का भी दायित्व है कि वे अपने दाम्पत्य और पारिवारिक जीवन को स्वच्छ और सफल बनाते हुए अपने त्याग, सहिष्णुता, लज्जा आदि दैविक गुणों को न्यात आगे वरन सेवाव्रती व कर्तव्यपरायण बनी रहे। तीसरा विषय निबंध लेखन के लिए हमारा स्वास्थ्य और व्यायाम। स्वस्थ शरीर सुखी जीवन का आधार है। यदि हम स्वस्थ हैं तो सुखी रहेंगे। अस्वस्थ व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम एक लाभप्रद साधन है। स्वास्थ्य और व्यायाम का घनिष्ठ संबंध है। स्वास्थ्य व्यायाम पर निर्भर करता है। खेल कूद के लाभ सब जानते हैं। खेल कूद भी स्वस्थ रहने का साधन है। खेल कूद के लिए मैदान चाहिए। खेल सामग्री भी जरूरी है। खेल कूद खर्चीला सौदा है। इसके मुकाबले व्यायाम ऐसा साधन है जिसमें हल्दी लगे न फिटकरी, रंग चोखा आता है। व्यायाम में व्यक्ति को नित्य समय पर अभ्यास आवश्यक है। व्यायाम अंग और संपूर्ण शरीर को पुष्ट और निरोगी बनाता है। योग के आसन भी एक प्रकार का व्यायाम है। व्यायाम से शरीर चुस्त रहता है। चुस्त शरीर में मन मस्तिष्क भी चुस्त रहते हैं। व्यायाम के प्रति असावधानी तन, मन और मस्तिष्क के विकास में अवरोध बन जाती है। हमारे देश में विद्यालयों के पास खेल के मैदान कम है। स्कूल का टाइम टेबल विभिन्न विषयों की पढ़ाई लिखाई के लिए समर्पित है। पीटी के पीरियड में व्यायाम लाभदायक नहीं होते। विद्यार्थियों को सुबह और शाम व्यायाम करना चाहिए। खुला मैदान हो, वहाँ स्वच्छ हवा हो। हमारा दुर्भाग्य कहिए या अज्ञानता, अभिभावक, अध्यापक और सामान्य नागरिक खेल कूद और व्यायाम का विरोध करते हैं। इन विद्यार्थियों को पुस्तक पठन के उपदेश पर उपदेश दिए जाते हैं। व्यायाम पर पाबंदी लगाने के आदेश मिलते हैं। सबको समझना चाहिए कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम जरूरी शर्त है। सारांश में हम कह सकते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तन और मन के स्वास्थ्य को शक्तिवान बनाता है। अतः नित्य नियम से खुले मैदान में व्यायाम कीजिए। आइए ध्यान देने योग्य बातें जानें। निबंध एक ऐसी विधा है जिसके द्वारा हम अपने भावों को अपनी भाषा शैली में एक क्रमबद्ध एवं सुसंगठित तरीके से व्यक्त करते हैं। निबंध का आरंभ और अंत आकर्षक होना चाहिए। निबंध के 4 भाग हैं: शीर्षक, प्रस्तावना, विषय वस्तु तथा उपसंहार। उम्मीद करती हूँ बच्चों निबंध लेखन आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप भी निबंध लेखन का प्रयास स्वयं कीजिए।